वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट 22 फरवरी हो चुकी है। देखते देखते ये महीना भी एंड की तरफ जा रहा है। करंट अफेयर्स तो देखिए हर हफ्ते के काफी ज्यादा होने लगेंगे। सो आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स पे जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, साथ साथ मिलके मेरे साथ ही। ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो भाई, ये है हमारे करंट अफेयर्स आज के। 70वीं लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। नदल आइलैंड का जो अभी बॉर्डर इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में। रिन्यूएबल का रिवॉल्यूशन, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत जरूरी है, और जीएसएल भी। सबसे पहला आर्टिकल आर्टिकल है 70वीं लोकसभा। 17th लोकसभा जिसको हेड कर रहे हैं अभी एनडीए बीजेपी, वो यहाँ पर अभी खत्म होने वाली है। अब मैं बात करूंगा 17वीं लोकसभा ने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें अभी तक करी हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 370 उन्होंने हटवाया। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनवाई। आपको याद है ना, आर्टिकल 370 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो गोल था जम्मू कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड करवा के, आर्टिकल 370 को हटा के, आर्टिकल 35A को भी हटा के ये पूरा एक साथ जोड़ना, है ना। याद है आपको, यूनिटी 30 अक्टूबर को ही ये किया गया था, यूनिटी डे वाले दिन। साथ ही साथ विमेन कोटा लॉ भी है। 27 सालों के बाद लोकसभा और स्टेट असेंबली में विमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिल चुकी है। पार्लियामेंट के लिए नई बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, ऑलरेडी नई बिल्डिंग बन चुकी है, मतलब नई पार्लियामेंट आ चुकी है। ट्रिपल तलाक पे बैन कर दिया जा चुका है, राइट। उसके अलावा कोविड के प्रोटोकॉल्स में, कोविड यहाँ पर जब हुआ था तब भी मॉनसून सेशन रखा गया था। साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशंस भी आई थी, फार्म लॉज पास हुए, पुराने क्रिमिनल कोड को रिप्लेस करके नए क्रिमिनल कोड लेके आए। सस्पेंशंस यहाँ पे की गई ऑपोजिशन की, एक ही सेशन में सबसे जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ सस्पेंशन की गई है। पार्लियामेंट अटैक जो है यहाँ पर 13 दिसंबर को वो हुआ था। राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था डिफेमेशन केस में, राइट। तो ये तो अभी हमारे सारे एक तरीके से सारी डेवलपमेंट्स थी जो इस बार 70वीं लोकसभा में देखी गई। अगर मैं लोकसभा की सिंपल बात करूं, जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, बाई कैमरल पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। बाई कैमरलिज्म का मतलब आपको पता है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होना, दो हाउसेस का होना। तो यहाँ पर इंडिया में इसकी टोटल स्ट्रेंथ 550 हो सकती है, पर अभी ये 550 में से 543 ही है सिर्फ, ठीक है। जिसमें से 530 यहाँ पे स्टेट्स के होते हैं, 20 सारी यूटी के मिला के होते हैं। 5 सालों बाद इलेक्शंस होते हैं, 18 से अबव हर कोई व्यक्ति यहाँ पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके अपने लोकसभा के एमपी को चुन सकता है, ठीक है। लोकसभा पूरा यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस, कोई भी बिल बनाना है लोकसभा से पास होना जरूरी है। अगर कोई बिल है, जैसे कि मनी बिल है, धन विधेयक आर्टिकल 110, वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वोट जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये पास किया जा सकता है यहाँ पर। मनी बिल का तो आपको मैंने बता ही दिया है। दीज बिल्स कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये वाले फैक्ट तो आई होप सभी लोगों को यहाँ पर पता भी होंगे। लोकसभा के पास जुडिशियल पावर्स भी है, जो कि प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है। वैसे अगर पूरी पार्लियामेंट की बात करूं तो 79 से 122 तक है, लेकिन स्पेशली लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है। लोकसभा को संभालने के लिए हमारे पास एक स्पीकर होते हैं और उनके साथ में डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, राइट। तो ये थे आपका लोकसभा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी ये इलेक्शंस आने वाले हैं, नई लोकसभा आने वाली है, तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं पॉलिटी के रिस्पेक्ट में लोकसभा के बारे में। आप ये पूरा रीड कर सकते हो यहीं से।
बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड आर्टिकल की तरफ, जो कि है हमारा नर्दर्न आयरलैंड। क्योंकि अभी नर्दर्न आयरलैंड में जो है बहुत जबरदस्त डेडलॉक चला हुआ है वहां पर। असल में मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। 1998 में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, जिसमें नदर्न आयरलैंड के एरिया में पावर शेयरिंग हुआ करती थी। पावर शेयरिंग का पूरा सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं शक्ति साझाकरण, कॉन्सोर्ट कॉन्स्टालिज्म। ठीक है, तो इक्वल पावर शेयरिंग होती थी यहाँ पर, जो कि आयरिश यूनिटी के और कोई जो ऐसे हैं जो कि यूके की यूनिटी में है। तो दोनों के बीच में इक्वल पावर शेयरिंग है। ऐसा नहीं कि आयरिश के पास सारी पावर है या यूके वाले के साथ सारी सारी पावर है। पावर दोनों डिवाइड कर दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर मिशेल ओ नील जो है वो आयरिश यूनिटी पॉलिटिशियन के हैं, और ये यहाँ पर पहली बार फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं नदर्न आयरलैंड के। तो यहाँ पर ये एक खबर बड़ी हो गई थी। ठीक है, 2022 में जब जो इलेक्शन हुआ उसमें सीन फिन करके जो एक पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई, जबकि सेकंड नंबर पे पार्टी आती है डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी। तो यहाँ पर ये सब कुछ डेडलॉक वगैरह होने लग गया। नदर आइलैंड जो है वो पहले एक तरीके से एक आइलैंड का ही पार्ट था, बाद में जाके ये डिवाइड हुआ है ना। तो वहां पे बहुत जबरदस्त जो है वो वॉर हुआ था, जिसे हम कहते हैं वॉर हुआ था बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड यूनियनिस्ट ट्रबलर्स के बीच में वॉर हुआ था। उसके बाद फिर फाइनली 30 ईयर पुराना एक पुराना अग्रीमेंट, और एक तरीके से आप ये कह लो कि इतना लंबा जो वॉर चला था उसको एक अग्रीमेंट से खत्म किया गया जिसका नाम था गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, जिसमें ये बोला गया था कि भाई नॉर्दर्न आयरलैंड को फॉर्म किया जाएगा। रिपब्लिकन्स और यूनियनिस्ट दोनों ही अपनी बातें यहाँ पे रख सकते हैं और दोनों की मिलाजुली की एक सरकार बनाई जाएगी। ठीक है, दोनों में ही यहाँ पर पावर शेयरिंग रहेगा। तो करंट सिनेरियो यही है, पावर शेयरिंग है, लेकिन फिर भी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। जैसे अभी यहाँ पर ओनील जो बने हैं, माइकल ओनील, वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग रेफरेंडम कराएंगे और हम इसको आयरलैंड के साथ जोड़ देंगे। अभी तक पता है क्या है, ऐसा बना हुआ है, ये जो रीजन है इसे नदर्न आयरलैंड कहते हैं, और ये रीजन है आयरलैंड। तो आयरलैंड नदर्न आयरलैंड से सेपरेट हो चुका है। अब ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग यूनाइट कर देंगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी कह रही है इस चीज की। तो बहुत ज्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे काफी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब मैं इंडिया और नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करूँ तो भाई नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो पहले एक टाइम पे जो है यूके का पार्ट ही हुआ करता था। अब तो ये सेपरेट होकर के नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली की तरह बन चुका है, पावर शेयरिंग होती है यहाँ पर। जबकि इंडिया जो है हमारा वो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर है। याद है ये सारे वर्ड्स हमारे कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। प्लस हमारे साथ में हमारे पास विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों का मिला जुला है। प्रेसिडेंट हमारे हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी नदर्न आइलैंड जो है वो बहुत ही छोटा है ना। मतलब कि अलग से एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटी बने उसके लिए बहुत छोटी सी जगह है ये वाली। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि भाई हो सकता है आगे आने वाले समय में आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड को एक साथ कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए दोनों को साथ में। जबकि इंडिया जो है, आपको पता है कि कितनी बड़ी स्टेट है, कितना बड़ा कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितना बड़ा रिटन है, कितना सुप्रीम है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को भी डिवाइड किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स करके नाम रखा गया है। वही अगर मैं बात करूं नदर्न आइलैंड के लेजिस्लेशन की, लॉज की, तो वहां पर जो है नई पार्लियामेंट वहां पे बनी हुई है, जो बिफॉल्स वहां पे एक जगह है वहां पे बनी हुई है, 1920 के एक्ट के थ्रू बनी है, जो कि वहां का हाउसिंग, एजुकेशन, पॉलिसिंग सब कुछ देखती है। जबकि इंडिया में जो है अभी आपको मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा है, राइट, जो कि लॉज बनाती है। ठीक है, ये तो थे दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस। अगर मैं दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से मिक्सिंग सिमिलैरिटी की मैं बात करूं, तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी ये है कि भाई दोनों के बीच में ग्रोइंग बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। चाहे वो माइनिंग हो और रिसाइकलिंग हो, दो एस्पेक्ट में बिजनेस जो है वो दोनों के बीच में काफी अच्छा ग्रो अप करता जा रहा है। हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी रहे हैं, दोनों ही ब्रिटिश के अंडर रहे हैं एक टाइम पे, दोनों ही क्या रहे हैं, कॉलोनी। कॉलोनी पता ना क्या होता है, जो किसी के अंडर रहा हो। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को नॉर्दर्न आइलैंड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो नॉर्दर्न आइलैंड इंपॉर्टेंट है, कहाँ का पार्ट है वो मैंने आपको बताया है, इसको आप याद रखिए। ऐसे ही हमारा अब आता है रिन्यूएबल रिवोल्यूशन। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, नवीकरणीय। मतलब एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो नवीकरणीय होते हैं, जो कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 28th मीटिंग में भी बताए गए हैं
UNFCCC की मीटिंग जो हुई थी अभी दुबई में, उसमें COP28 में यहाँ पर जो है यही बोला गया है कि हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 2030 तक लेकर के आनी है, डबल अप करनी है। अभी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें यही है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए इंडस्ट्रियल लेवल्स में, ताकि हम लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सके। ठीक है भाई, 12 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 66% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने में ही लगाई जाएगी, और बाकी जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग उसको ग्रिड और उसकी स्टोरेज वगैरह में लगाने। तो ये है रिन्यूएबल रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने है, उन्होंने भी नेट जीरो करके यहाँ पे बोला है कि नेट जीरो एमिशन होने चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना है, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है उसको अट्रैक्ट करना है। ठीक है। अभी तक जो है रिन्यूएबल के ग्रिड्स लगाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आई है वो सिर्फ $1 ट्रिलियन आई है, तो वो इसको बढ़ाना है, इसको $6 ट्रिलियन तक लेके जाना है, फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। और आगे आने वाले समय में जो है $6.6 ट्रिलियन तक भी इसको ले जाने की पूरी सोच रखी गई है। तो शिफ्ट करना है इस मनी को, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को भी इम्प्रूव कर सके। जैसे कि बहुत सारे रीजन है, सब सहारन रीजन है अफ्रीका का, वहां पर जो है वो रिन्यूएबल्स पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल सपोर्ट वहां पे प्रोवाइड करना है। सब सहारन, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। फ्यूचर में भी इसके एमिशंस, फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो पॉइंट है, उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की नीड है। कंट्रीज को यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर इंक्रीज करनी होगी, और जैसे अभी एक रिपोर्ट भी आई है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, उसमें भी यही डिस्कस किया गया है कि हम लोगों को फाइनेंस गोल को 2024 तक और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और फॉसिल को फेज आउट करना है। यही COP28 का इस बार का ऑब्जेक्टिव भी रहा है, फेजिंग आउट द फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम इस्तेमाल करके साइड करते रहना है। ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए अपने ये करना पड़ेगा, और इसके लिए फाइनल एक ड्राफ्ट भी तैयार करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आप इस पूरे को रीड कर सकते हो यहाँ तक। अगला आर्टिकल है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन। जैसे अभी अपने रिन्यूएबल का पढ़ा, ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन भी है। हमारी गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने के लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस तैयार की, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि इसकी गाइडलाइंस 4 जनवरी को आ गई थी, जिसमें हम लोग क्लीन एनर्जी पे फोकस कर सकते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसकी गाइडलाइंस तैयार करी है। उन्होंने यहाँ पर स्टील सेक्टर हो गया, उन सब में कैसे आप यूज करोगे इसको, उसके लिए पूरा बताया है। डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन मेकिंग ब्लास्ट फर्नेस, किस तरीके से हम इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। पायलट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेकर के आए हैं। ठीक है। जिसमें फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्ट रिड्यूस आयरन मेकिंग प्रोसेस में किया जाएगा, ब्लास्ट फर्नेसेस में किया जाएगा, ताकि धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स की जगह ग्रीन हाइड्रोजन अपनी जगह बनाते रहे। और सबसे ज्यादा ये स्टील की जो मिनिस्ट्री है उनके साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। इस स्कीम में हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को, अभी तो भाई हायर कॉस्ट पे ही मिल रहा है, अभी तो ये प्रॉपर हायर कॉस्ट पे ही रहेगा। धीरे धीरे आते आते हमारे स्टील प्लांट्स ऐसे बन जाएंगे कि वो ग्रीन हाइड्रोजन को अब यहाँ पर ऑपरेट करने पे कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी के जो हमारे स्टील प्लांट्स है वो ग्रीन हाइड्रोजन पे कैपेबल नहीं है, तो हमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ठीक है। इसका बजट जो है वो 455 करोड़ रखा गया आगे आने वाले टाइम तक। और ये इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा पूरे, इसके लिए जो है ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए पूरा जो एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी तैयार किया जाएगा, जिससे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्टील सेक्टर में लेकर के आ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग और काफी सही चीज यहाँ पर हम लोगों के लिए एक तैयार की गई है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ रहे हो भाई? इसको आप पूरे को लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, और कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर टॉपिक आता है तो आप इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हो। लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, GSLV, क्योंकि इसरो ने अभी GSLV को लॉन्च करना है, जिसमें इनसैट 3DS सैटेलाइट होगी, पूरे स्पेस को एक्सप्लोर करेगी। ये जो पूरी एक सैटेलाइट है, GSLV F14 सैटेलाइट, इसमें एक इनसैट 3DS करके सैटेलाइट रखी जाएगी, जो कि 17 फरवरी को लॉन्च हुई थी, 5:35 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ये GSLV की 16th फ्लाइट होगी।
ठीक है। और 10th फ्लाइट इंडिजीनियस कायरो स्टेज के साथ, मतलब कि हमारे खुद का जो है कायरो चरण के साथ रहेगी। अभी कौन सी सैटेलाइट लेके जा रही है? इनसैट 3DS सैटेलाइट, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी, ताकि मेट्रोलॉजिकल ओशन सर्विसेज में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है पूरा देख सके। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी रहेगी डिजास्टर और वेदर फोरकास्टिंग के रूप में। इसका मेन काम होगा अर्थ के सरफेस पे पूरी सारी चीजों को कैरी आउट करके ओशनिक ऑब्जर्वेशन एनवायरमेंट चैनल्स को यहाँ पर बताना। इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे दिखाया गया है। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा, इसका काफी वायरल भी हुआ। ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट, ये तो ज्यादा बड़ा कुछ नहीं था, सिंपल सिंपल सी बात याद रखनी थी कि किसको कैरी आउट कर रही है इतना पता होना चाहिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता होना चाहिए। बिकॉज इसरो बहुत सारी चीजों के लिए न्यूज में है। इसरो जब नासा के साथ कोलैबोरेट करी, तब निसार सैटेलाइट यहाँ पे बनाई, ये भी इसी सब चीजों के लिए काम करेगी। तो इसरो काफी सारे पॉइंट्स के लिए न्यूज में है। चंद्रयान 3 लॉन्च किया, गगनयान, शुक्रयान, ये सैटेलाइट। तो काफी सारे मिशन के लिए इसरो जो है वो न्यूज में चल रही है, जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस काफी पुराना ये एक विवाद चल रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने बनवाई थी, राइट? आपने पढ़ा होगा सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो अभी ये एक विवाद निकल के आया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस। यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो ये वाली है, ये यहाँ पर जो है माइनॉरिटी स्टेटस के रूप में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बोली है कि, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात बोली है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस हम नहीं छोड़ सकते उनसे, कि भाई वो एक स्टैच्यू के थ्रू रेगुलेट कर रही है, ऐसा नहीं है। तो अभी ये काफी बड़ी जो है एक वार्ता न्यूज में चल गई थी। ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक एक्ट 1920 के तहत है, उसके तहत चल रही, जिसमें काफी बार चेंजेस भी आए हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं माना जा सकता है। 67 की रूलिंग ये थी। और अभी यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को नलीफाई करके रिजर्वेशन वहां से हटा दी। ठीक है। असल में जो है एक एक्ट है 1920 का, वहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी। उसके बाद उसमें चेंजेस आए इस एक्ट में 1951 और 1965 में। ठीक है। जहां पे पहली बात तो सबसे बड़ी एक पोजीशन थी वहां पर लॉर्ड रेक्टर, इस वर्ड को रिप्लेस करके वहां पर विजिटर हो गया। विजिटर यहाँ पे कौन है? इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर ये भी बोला गया कि भाई नॉन मुस्लिम्स भी इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोलते हुए यहाँ पर इसका ये बोला था कि भाई ये एक मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है ना, ये सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें और कोई यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर और कोई लोग शामिल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बात हुई थी कि भाई ये यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, स्टेटस है, तो इसको जो है माइनॉरिटी में ही रखेंगे, ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए ये वाली जो यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे करके भी काफी बड़ी न्यूज जो है वो इसके ऊपर छाई हुई थी कि किस तरीके से रखेंगे, क्या रखेंगे, ऐसा आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है सोडा लेक के ऊपर। आई होप आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। देखो भाई नाम तो देखो अजीब ही रहेगा, इसका सोडा लेक करके नाम है। ये आपको पता है इंडिया की लेक है ना? सोडा लेक इंडिया में भी एक कही जाती है। सोडा लेक वही होती है, एक एल्कलाइन लेक हो जाती है, मतलब है नहीं ये इंडिया में एक्चुअली, लेकिन ये काफी ज्यादा जो है वो यूएस में सिचुएटेड है। इसका मेन तो एल्कलाइन हो जाती है एक तरीके से ये लेक। ठीक है। तो ये जो है सोडा लेक्स, जब उसमें सोडा या फिर उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसको सोडा लेक का नाम दे देते हैं। ठीक है। एल्कलाइन साइड है इसकी, पीएच वैल्यू इसका 9 से 12 के बीच में रहता है इस सोडा लेक का। ठीक है। तो ये होती है एक सोडा लेक, है ना? अभी ये सोडा लेक जो है वो डिस्कवर हुई है कहाँ पे? कनाडा के रीजन में, वेस्टर्न कनाडा के रीजन में। और इसका पीएच वैल्यू 9 से 11 के बीच में रहता है, जिसमें हाई कार्बोनेट कंसंट्रेशन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा सोडियम कार्बोनेट आपको मिलेगा। ठीक है। NaHCO3 का अमाउंट सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। और ये बाकियों के कंपैरिजन में, बाकी हमारे इकोसिस्टम के कंपैरिजन में, ये वाला इकोसिस्टम काफी ज्यादा रिप्रोडक्टिव के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले फैक्ट्स भी आप लोगों को दिमाग में रखने हैं, ये वाले भी आप पूरे पढ़ सकते हो। ठीक है। सोडा लेक जो है वो यहाँ पर वॉशिंगटन की यूनिवर्सिटी नहीं, कनाडा से देखे गए हैं। बाकी यहाँ पर स्टेटमेंट्स ठीक लिखी गई हैं। ठीक है। फोस्फेट की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर इससे सॉल्व करने का एक
सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन है, माइनॉरिटी के राइट्स आपको बताने हैं, आपको आर्टिकल 29 और 30 को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में। क्लियर हुआ भाई? यहाँ तक कंप्लीट कीजिए यहाँ तक, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।